हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली एक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत। मेरा नाम नजीर। तो यार वीडियो का टाइटल बड़ा मजेदार होने वाला है। तो यार पाकिस्तान की तरह इंडिया में आज तक मतलब कि मिलिट्री शासन आखिर क्यों नहीं लगा? क्योंकि पाकिस्तान में 3-4 दफा लग चुका है। देखते हैं वजह, वीडियो वॉच करते हैं, इसकी वजह भी पता लग जाएगी। वीडियो वॉच करेंगे ना। बिल्कुल। अब ये पाकिस्तान में तो भाई 3-4 दफा ये चीज हो चुकी है। बिल्कुल। इंडिया में ये चीज आज तक नहीं हुई। इसकी तो वजह क्या है? वजह यही है कि वहाँ पे आर्मी ना मिले अदारे अपने हदूद में रह के काम करते हैं, पॉलिटिक्स बस। के अंदर घुसती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि वॉच करते ये वीडियो देखते भाई और क्या चीजें होने वाली हैं। तो कारण करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में तो ये दुनिया जानती है कि वहाँ मिलिट्री की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात और वहाँ पर सही कई है। बार सेना सरकार का तख्ता पलट कर चुकी है। लेकिन एक सवाल कई लोगों के जहन में रहता है कि जब भारत और पाकिस्तान एक ही वक्त पर आजाद हुए, दोनों की आर्मीज ने एक ही अकेडमी में ट्रेनिंग की, तो ऐसा कैसे हो गया कि एक डेमोक्रेसी बिल्कुल खिलाफ हो गई और दूसरे ने कभी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं किया, या शायद किया भी है लेकिन आपको पता नहीं चला। क्या भारतीय आर्मी ने भी कभी सरकार को टेक ओवर करने की कोशिश की है? भारत में आज तक मिलिट्री शासन क्यों नहीं आया? आज जानेंगे हम सब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वैसे तो जब लोगों से सवाल पूछा जाता है कि इंडिया में आज तक सेना ने तख्ता पलट क्यों नहीं किया, तो कई लोग भारत के पहले सेना अध्यक्ष जनरल कारियाप्पा का बयान सामने रख देते हैं, जिसमें उन्होंने अपने जवानों से कहा था कि राजनीति एक जहर है, उससे दूर ही रहें। लेकिन पॉलिटिक्स और पावर का खेल इतना सिंपल नहीं होता जितना लोग उसे समझते हैं। इसलिए अगर आपको एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो में बने रहिए, वरना बस आप ये मानकर भी खुश रह सकते हैं कि इंडियन आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसलिए उन्होंने कभी सरकार के काम में दखल नहीं दिया। चलिए अब चलते हैं पहली वजह की ओर। किसी भी देश में मिलिट्री तब सरकार से ज्यादा ताकतवर हो जाती है जब सरकार कमजोर होती है और अपने नागरिकों को बेसिक से बेसिक सुविधाएं देने में उन्हें परेशानी आती है। जैसे कि पाकिस्तान के लाहौर में 1953 में हुआ, जहां एंटी अहमदिया राइट्स हुए थे और सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए आर्मी को बुलाया गया। पाकिस्तान आर्मी ने हालात को काबू में किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां पर बिल्डिंग्स को पेंट करने से लेकर सड़कों को ठीक करना और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को रिस्टोर करने जैसे काम नहीं करनी चाहिए। सरकार को जो काम करने में सालों लग जाते थे, वो आर्मी ने कुछ हफ्तों में ही कर दिया। इससे लोगों को समझ में आया कि आर्मी काम करने में कितनी एफिशिएंट है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास में एक अजीब सा अनबैलेंस था। पाकिस्तान बनने से पहले मुस्लिम लीग ने अविभाजित भारत में कोई सरकार नहीं चलाई थी, जबकि कांग्रेस को सरकार चलाने का एक्सपीरियंस था। मुस्लिम लीग अपने फैसलों के लिए पूरी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना पर डिपेंडेंट थी और 1948 में जिन्ना की मौत के बाद जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास अनाथ हो गई और आपस में लड़ने लगी। ऊपर से पाकिस्तान के पास खुद को संभालने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं था। विभाजन के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ 150 सिविल सर्वेंट्स थे, जबकि भारत के पास 1400 ज्यादा थे। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अविभाजित भारत की 23% जमीन थी, लेकिन सिर्फ 17% फाइनेंशियल एसेट्स। कराची को छोड़कर जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री रिच शहर, वो सब भारत के हिस्से में आ गए थे, जिसकी वजह से उनके पास कोई टैक्स इनकम भी नहीं थी और पाकिस्तान के पास अपनी कैपिटल तक भी नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तान को हमेशा से ये डर लगा रहता था कि भारत उन पर हमला कर सकता है, जिस वजह से उन्होंने अपने शुरुआती सालों में अपने बजट का 70% हिस्सा आर्मी को दिया, जबकि भारत ने आर्मी को शुरुआत में बिल्कुल प्रायोरिटीज नहीं दी और अपने लोगों को गरीबी से उभारने से लेकर अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने और सिटीजन्स को एजुकेट करने में अपना पैसा लगाया। ये बात वहीं पाकिस्तान हर तरफ से एक बड़े भंवर में फंसता जा रहा था। कम टैक्स इनकम से लेकर फूड शॉर्टेज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो भी ऐसी जिसमें अगले 9 साल में पाकिस्तान में 4 प्रधानमंत्री और 4 गवर्नर जनरल बदले। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1957 तक पाकिस्तान के पास अपना संविधान भी नहीं था, जिसने और कई तरह की मुश्किलें भी खड़ी की। पाकिस्तान आर्मी की पावर को वहाँ के पंजाबी डोमिनेंस ने काफी बढ़ाया। विभाजन से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में करीब 60% पंजाबी सोल्जर्स और ऑफिसर्स थे।
अब क्योंकि पार्टीशन के वक्त पंजाब का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला गया और साथ में आर्मी में कई पंजाबी सोल्जर पाकिस्तानी होने के साथ साथ मुसलमान भी थे, इसलिए वो पाकिस्तान चले गए। अब हाल ये था कि जहां भारत में पंजाबियों की पॉपुलेशन 5% थी, यहाँ की आर्मी में ये रिप्रेजेंटेशन घटकर 32% हो गई। अच्छा। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में जहाँ पंजाबी जनसंख्या 25% थी, वहाँ पर आर्मी में उनका रिप्रेजेंटेशन 72% हो गया। और ये सब वेस्ट पाकिस्तान में था। ईस्ट पाकिस्तान जहाँ पर 55% पाकिस्तानी जनसंख्या रहती थी, वहाँ की आर्मी में रिप्रेजेंटेशन 5% से भी कम थी, जो आगे चलकर एक बड़े टकराव की वजह भी बना। एक ग्रुप की आर्मी में डोमिनेंस का मतलब होता है आर्मी में एक ही तरह के मत का चलना, जो आर्मी को स्ट्रांग तो बनाता है लेकिन कभी कभी अटका और भटका भी सकता है। बिल्कुल। भारत ने आर्मी को डाइवर्स करने के लिए काफी स्टेप लिए और साथ ही यहाँ के रिलीजियस और कास्ट डाइवर्सिटी हमारे काम आई। हाँ, यहाँ पर 32% आर्मी के जवान पंजाबी जरूर थे, लेकिन उनमें से 18% ही सिख थे और बाकी 14% हिंदू। सिख सोल्जर्स में से 75% जट सिख सोल्जर थे और 25% रामदासी या मजहबी सिख। इसके अलावा इंडियन इन्फेंट्री में 20% गोरखा रेजिमेंट के जवान भी थे। यानी इंडियन आर्मी एक डाइवर्स आर्मी थी जिसमें कई तरह के मतों वाले लोग थे। हाँ, ऐसा जरूर है कि फिर भी इंडियन आर्मी के ज्यादातर हाई रैंकिंग ऑफिशियल पंजाबी थे और ताकि इंडियन आर्मी पर पंजाबी डोमिनेंस ना हो, भारतीय सरकार ने डिसाइड किया कि जो चीफ और आर्मी स्टाफ होगा उसे इस डोमिनेंट कम्युनिटी से नहीं लिया जाएगा और 47 से 75 के बीच सिर्फ एक ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पंजाब से लिया गया। भारतीय सरकार ने और भी छोटे छोटे कदम उठाए जिसने ये सुनिश्चित किया कि आर्मी सरकार के दायरे में रहकर काम करे। उस वक्त 3 मूर्ति भवन आर्मी चीफ का बंगला हुआ करता था, जिसे बदलकर प्रधानमंत्री आवास बना दिया गया। फिर आर्मी चीफ को कमांडर इन चीफ कहा जाता था, उसे बदलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया गया और कमांडर इन चीफ का टाइटल राष्ट्रपति के पास चला गया। अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही फोर्स भारत के राष्ट्रपति के अंडर थी। इसी के साथ उस वक्त की भारत सरकार ने देश में भी इस तरह का माहौल नहीं बनने दिया कि आर्मी को मौका मिले। सरकार ने रिलीजियस बेस्ड इलेक्टोरल सीट्स को हटा दिया, वो रिजर्वेशन का प्रावधान लेकर आए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने राज्यों को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर बांटना शुरू किया, जिससे राज्य के अंदर के लोगों में सभी धर्मों को लेकर एक्सेप्टेंस हो। ये लैंग्वेज वाली बात बहुत जरूरी थी क्योंकि जहां भारत ने भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा और राज्यों को अपनी भाषाओं में काम करने की स्वतंत्रता दी, वही पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जबकि वहाँ के 55% लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे वो उर्दू नहीं जानते थे और बांग्लादेश की लड़ाई में ये भी एक मुद्दा रहा। भारत सरकार ने आर्मी को कंट्रोल करने के लिए और भी कई डिसीजंस लिए। आजादी से पहले आर्मी के पास एक मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था जो मिलिट्री के सभी खर्चों को देखता था, लेकिन आजाद भारत में इसे बदल दिया गया और आर्मी के सारे एक्सपेंडिचर हो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर लाए गए। इसके अलावा सरकार ने देश में पैरा मिलिट्री की फोर्स को भी बढ़ाया, जिससे कि आर्मी और सिविलियंस के बीच का कांटेक्ट काफी कम हो गया। बहुत से रिटायर्ड आर्मी चीफ्स जो सरकार में सर्व करने की मंशा रखते थे, उन्हें एम्बेसडर्स बनाकर कनाडा, श्रीलंका और या बाकी किसी देश भेज दिया जाता था। ये सभी स्टाफ बहुत क्रूशियल थे क्योंकि इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत अपने शुरुआती सालों में किसी आर्मी रूल के अंडर ना आए और एक डेमोक्रेसी की तरह अपनी पहचान बना सके। ये बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया मानती थी कि भारत का लोकतंत्र सरवाइव नहीं कर पाएगा। भारत का पहला इलेक्शन कवर करते हुए टाइम मैगजीन के एक पत्रकार ने तो ये तक कह दिया था कि वो भारत का आखिरी इलेक्शन कवर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत का लोकतंत्र आगे बढ़ा और उसने अपनी आर्मी की गरिमा को कम नहीं होने दिया। आपको क्या लगता है, अगर भारत में मिलिट्री रूल लग जाता है तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे या आप लोकतंत्र से ज्यादा खुश हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इधर ये वीडियो खत्म, अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार मतलब पाकिस्तान में तो जाहिर बात है 3-4 बार लग चुका है और इंडिया में एक बार भी लगा, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने माहौल ही ऐसा क्रिएट किया है कि भाई आर्मी वालों से ज्यादा उस पर निर्भर नहीं रहे। हमारे यहाँ रोड बनाने हो तो आर्मी, खड्डे भरने हो तो आर्मी, मतलब आर्मी मुल्क की सुरक्षा के लिए है, मुल्क के काम कराने के लिए। अब फिर उसके बाद आर्मी को भी लगा भाई हमारे गवर्नमेंट वाले तो ऐसे ही है, फारिग हैं,
हमें भाई कहाँ पे करना चाहिए जो करना चाहिए। तो भाई आर्मी का भी फिर कसूर नहीं बनता तो फिर गवर्नमेंट का। बिल्कुल, हमारे पास देखें फौज क्या क्या चला रही है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है खाद की, वो चला रही है, और बिस्कुट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो फौज चला रही है। भाई फौज क्यों चला रही है? गवर्नमेंट कमजोर है ना, असल मसला ये है। अदारे जब अदारे हो जाए ना, गवर्नमेंट में आ जाए ना, सियासत में, वो फिर मुल्क तरक्की नहीं करते। सियासत में कैसे ना आए? अब वो जो गवर्नमेंट जो हमारी ऐसी गवर्नमेंट जो कहती है कि भाई हमसे ये नहीं हो रहा, तुम आके कर दो, वो आके कर दे, तो फिर आगे कैसे करना है? इंडिया में भी भाई वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रांग है, वहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि हमसे ये काम नहीं हो रहा तो आर्मी आगे कर दे, हमसे वो काम नहीं हो रहा तो आर्मी आगे कर दे, इनसे कोई काम नहीं हो रहा हो आर्मी कर दे, आर्मी का करे। आर्मी ने तो फिर जारी बात है करना ही करना है, सारी चीजें फिर उन्होंने बनानी। और हमारे पास वजीर आजम दौरे सदर नहीं करता तो जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्कों के करता है, बातचीत करता है। ये मुझे पता लग रहा है जो चाइना से पैसे मिले ना पाकिस्तान को, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से मिले। बाबा ये लोग ना अभी जहरी बात, हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो निठल्ली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका कुछ काम हो नहीं सकता, फिर फौज करती है। बिल्कुल, फौज क्या करे, फौज में मजबूर है, कंट्री के हालात देगी उससे करने। लेकिन ये है कि जब हमारे आर्मी वालों ने ना इनको उठाया, तख्ता पलट किए ना, यकियां हमारी गवर्नमेंट की थी तो तभी उन्होंने भाई तख्ता पलट। देश की मिसाल दुनिया में डेमोक्रेसी की, इंडिया में आप देखा फौज नजदीक तक नहीं लग सकती, उनको अपने हदूद में और अदारे अपने हदूद में काम करते हैं। काम इसलिए कर रहे हैं ना कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना फजूल में आर्मी को वो नहीं बुलाती। बिल्कुल, अब हमें बुलाएंगे बार बार, आर्मी तो हमारी बोलेगी यार इनसे तो कुछ होता नहीं। जो काम जिसकी अदारे करते हैं ना हदूद में रह के, वो मुल्क तरक्की करते हैं। वजात सही, वो दखल अंदाजी सियासत में ना करे, फौज ना करे तो मुल्क आगे निकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर है।